हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत प्यारी पोम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी जनाब, पोम ही होता है POEM के अंदर ई जो होता है वो अपना साइलेंट होता है, तो पोम ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है। टाइटल है आज अपना माय मदर एट 66, जो कि लिखी है कमला दास जी ने। अब ये पोम जो है बेटा, ये एक दर्द की पोम है जो कि एक बेटी अपनी माँ के लिए फील करती है। माँ के लिए कब फील करती है? वो रियलाइज करती है कि उसकी माँ जो है वो वक्त के साथ साथ अब बूढ़ी होती जा रही है, और वो एक पल जरूर आएगा जब एक दिन उसको उसकी माँ से बिछड़ना पड़ेगा। तो एक बच्चा जब छोटा होता है, वो अपनी माँ से जब बिछड़ता है तो उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा डर होता है। तो जो हमारी ऑथर कमला दास हैं, जब वो अपनी माँ को देखती है तो सडन रियलाइज करती है कि यार वो जो बचपन वाला डर है ना, जो मेरे मन में था कि मैं एक दिन अपनी माँ से दूर हो गई, तो वो डर उन्हें देख के वापस आते। क्यों? क्योंकि उनकी माँ अब जो है वक्त के साथ साथ बूढ़ी होती जा रही है और एक दिन उन्हें जो है इस धरती से जाना पड़ेगा। ये पोम स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लाइफ के अंदर कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप अपना वक्त अपने घर के बुजुर्गों के साथ नहीं बिता सकते तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं। आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, आपके दादाजी दादी नाना नानी, उनको आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे कुछ भी कमा लो, उन्हें लेना देना है आपके समय से। तो जनाब, अगर आप एक्चुअल में खुद को सक्सेसफुल कहना चाहते हो ना, तो अगर आप पूरे दिन के अंदर अपने माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठकर समय बिता पा रहे हो, तो एक्चुअल में सक्सेसफुल है। मैं आपको ये पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने मेरे दादाजी को खोया था। मैं एड़ी चोटी का जोर भी लगा लूँ ना, धरती का कोई भी पैसा जो है वो मूवमेंट्स वापस मुझे ला के नहीं दे सकता। आज भी मन के अंदर वो रिग्रेट होता है, यार काश मैं दादा के साथ थोड़ा सा और समय बिताता। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत करना। अगर आप समय दे पा रहे हो, बहुत लकी हो आप। चलिए, तो अब जरा पोम को स्टार्ट करते हैं बेटा। इस टाइटल का जो मैं जिक्र करूंगा, माय मदर एट 66, ही क्यों अप्रोप्रिएट है, क्या कोई और टाइटल यहाँ पे हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो सारी बातें पोम के एंड में करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, पूरी चैप्टर्स को, पूरी पोम को समझ लेने के बाद ही टाइटल पे अच्छे से जो है वो एनर्जी लगाई जा सकती है। तो थोड़ा सा कमला दास के बारे में अगर मैं आपको जो है जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। कमला दास जो है बेटा, इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट हमारी रही है, जो कि केरला में रहती थी। मालाबार केरला में जो है अपना पैदा हुई थी, ठीक है। अब इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा इंडियन कल्चर से जो है वो टच में रहती थी। जैसे इसी पोअम को जब आप आगे पढ़ोगे तो इस पोअम को उन्होंने लिखा इंग्लिश के अंदर है, बट इसके अंदर अम्मा इस तरीके का एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। और हमारे साउथ इंडिया के अंदर अम्मा जो है वो अक्सर माँ को कहा जाता है। तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा, उसमें मिट्टी की, देश की खुशबू जो है वो बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। ये अपनी जो राइटिंग है वो इंग्लिश और मलयालम दोनों में इन्होंने की है। अच्छा, मलयालम में इनका जो पेन नेम था, अपना जो नाम वो रखती थी, उनका नाम था माधवी कुट्टी, ठीक है। माधवी कुट्टी के नाम से भी जो है इनको जाना जाता था। इन्होंने पोम के ऊपर अपनी पांच किताबें लिखी, और इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो माय मदर एट 66 के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये मिट्टी की खुशबू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अगर मैं थीम की अब आपसे बात करता हूँ, द पोम इज अबाउट ग्रोइंग ओल्ड, समथिंग दैट हैपेंस टू एवरीवन। ये पोम हमें ये सिखाएगी कि भाई एज जो है वो वक्त के साथ साथ जो है इंसान बड़ा होता ही है, जो कि सबको होना ही है। आप भी बचपन से लेके अभी जो है 17-18 साल के हुए हो, तो 17-18 साल वक्त के साथ ही तो आपने निकाला है, तो वो एजिंग जो है वो तो होती ही है। इट शोज हाउ यंग पीपल फील व्हेन दे कांट कंट्रोल थिंग्स बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे हमें ये भी सिखाएंगे कि जो यंग पीपल है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास एनर्जी है, उनके पास जो है क्या कहते हैं पैसा है, वो सब लगा सकते हैं। लेकिन वो अगर सामने वाले इंसान को देख रहे हैं कि वो एजेड हो रहा है, वो उस चीज को रोक नहीं सकते। कोई ताकत वो चीज रोक नहीं सकती है। वो तो धीरे 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 इंसान अपनी ग्रोथ, अपनी एज जो है वो पकड़ेगा ही, ठीक है। तो उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो होप करते हैं कि सारी चीजें जो है वो बेस्ट ही हो। मतलब कि वो ये उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ हम अपनी बेस्ट चीजें जो है वो करते जाए। ये भी चैप्टर, ये पोम हमें ये चीज सिखाएगी। इट टॉक्स अबाउट हाउ एवरीवन गोस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे जो है यहाँ पे हर एक इंसान जो है लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। यहाँ पे बच्चों की भी बात की है, जहाँ पे पूरी एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ हमें जो है कमला दास की माँ भी देखने को मिलेगी, जो कि लाइफलेस हो रखी है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गेटिंग ओल्डर एंड फेसिंग वट एवर लाइफ गिव्स देम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये भी दिखाएगा कि जो भी लाइफ हमें देती है उसे हमें फेस करना चाहिए। ओल्ड जब हम होते हैं, लाइफ के हर स्टेज को हमें जो है वो एंजॉय करना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक कोट मैंने जो है बना के लिखा हुआ है, जो कि जब भी आप अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे, आंसर के अंदर वजन आएगा। देखो,
ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वी कांट कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब हम बड़े होते हैं ये तो लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ का एक पार्ट है, इसको कंट्रोल थोड़ी ना किया जा सकता है। बट वी फेस इट विद होप, हम जो है एक होप से जो है लाइफ के हर एक स्टेजेस को फेस करते हैं कि भाई इस फेज के अंदर भी सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, ये अपा जो है होप करते हैं। नोइंग ईच स्टेज ब्रिंग्स इट्स ओन जर्नी, हमें ये पता होता है कि हर जो फेज है लाइफ का उसकी अपनी अपनी एक जर्नी है। मतलब कि बचपन के अंदर देखो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई बस अपना जो है एंजॉय करो, स्कूल से आओ, अपना बैग घुमाओ, बेड पे फेंक दो, अपने कपड़े वगैरह उतारे चले गए क्रिकेट खेलने वगैरह, वो एक अलग फेज है। जब आप थोड़े से जवान होते हो तो काम का प्रेशर आता है, धीरे धीरे आप प्रेशर के अंदर आते हो। फिर जब आप वापस से एजिड होने शुरू हो जाते हो तो वो बचपना जो है वापस से धीरे धीरे आ रहा है। तो वो जो लाइफ के जो स्टेजेस है, हर एक स्टेज हमें जो है कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तो मोटा मोटा थीम जो हमने पोएम की समझ ली बेटा। अब जरा मैं एक एक करके, अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स पोएम्स के अंदर ऐसे खास कैरेक्टर्स तो नहीं होते क्योंकि मैं कैरेक्टर्स चैप्टर्स के अंदर आपको अलग से कर रहता हूँ। यहाँ पे हम कैरेक्टर्स को इसी के साथ ही समझ लेंगे, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, क्या कह रही है भाई पोएम को समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कमला दास जी क्या लिख रही हैं, कहते हैं कि वो जो है अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन आ रही है। अब कोचिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, कोचिन जो है वो केरला की एक जगह है, ठीक है। तो अपने घर से वो है कोचिन जा रही हैं। और ये कब की बात है, ये है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। अब वो अपनी माँ को देखती है साइड में, मतलब कि वो ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और अपनी माता जी को साइड में देखते हैं। जैसे ड्राइव करते करते एकदम से झलक नहीं पड़ जाती, तो एकदम से उनका ना ध्यान पड़ता अपनी माँ की तरफ। यही सारी बात जो है यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि फ्राइडे मॉर्निंग को वो अपनी माँ के साथ जा रही थी। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेता हूँ तो देखो, यहाँ से जो हमारा जो पैराग्राफ था, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यहाँ पे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका टाइटल देख लेता हूँ, माई मदर एट 66, इसके टाइटल के अंदर ही एक फिगर ऑफ स्पीच है। देखो मैं सारे ही आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है ना वो कंप्लीट करा दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच निकल के आया है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ ऐसी लाइन सुनी होगी, चंदू के चाचे ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। तो चाचा 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 रिपीट हो रहा है। ऐसे मैंने बोला पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला, तो इसमें पापा पापा रिपीट हो गया, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो माय मदर, ये एम एम मामा रिपीट हो गया। 66 यहाँ पे सासा रिपीट हो गया, यहाँ पे देखो मामा रिपीट हो गया, यहाँ पे सासा रिपीट हो गया। तो जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड्स, मैं वॉवल्स की बात नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, जब कभी भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट करती है तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को आप क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपना एलिट्रेशन हुआ है। अब बात ये आती है कि सर ये फिगर ऑफ स्पीच होते ही क्या है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो होता है पोएम्स और चैप्टर्स के अंदर जो राइटर इस्तेमाल करते हैं, कुछ राइटिंग स्टाइल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला स्प्लैश ऑफ वाटर, तो स्प्लैश ऑफ वाटर के अंदर जो है वो स्प्लैश, उसके अंदर पानी की छपक है। तो जब मैंने राइटिंग स्टाइल के अंदर स्प्लैश ऑफ वाटर लिखा तो पानी का सेंस एकदम से उसके अंदर जो है डेवलप हो गया, वो साउंड सी मुझे एकदम से जो है सुनाई दी। तो ये भी एक तरीके का राइटिंग स्टाइल हो गया। ये मामा करके सासा करके जो रिपीटिशन आई है ये भी एक राइटिंग स्टाइल हो गया। तो अलग अलग तरीके के राइटिंग स्टाइल्स होते हैं जो कि ऑथर्स राइटर्स अपनी राइटिंग के अंदर लिखते हैं ताकि चीजें और ज्यादा एंगेजिंग बने। तो जो हमने अभी तक ये पैराग्राफ पूरा पढ़ा है इसके अंदर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं था एक्सेप्ट टाइटल, टाइटल के अंदर एलिट्रेशन अपना था बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। अब जैसे ही वो अपनी माँ को देखती है ना, वो देखती है कि उनका जो मुंह है वो क्या हो रखा है, वो डोज हो रखा है। डोज मतलब कि यहाँ पे अपनी मदर को देखते, डोज मतलब कि वो बिल्कुल नींद में झपकी लगी हुई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीप लाइटली, एक होता है ना हल्की सी नींद के अंदर इंसान लेटा हुआ है, ठीक है। ओपन माउथेड, उनका जो मुंह है वो इस तरीके से खुला हुआ है। नींद के अंदर अक्सर जो है जब क्या कहते हैं जॉ लाइन अपने ऐसे खुल जाते हैं ना, तो उनकी माता का जो मुंह है वो इस तरीके से खुला हुआ है, ठीक है। विच माइट सजेस्ट दैट शी वॉज टायर्ड और रेस्टिंग, ये सजेस्ट कर रहा है कि उनकी माता जी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा उनकी झपकी लगी हुई है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर फेस एशन मीन्स हर फेस appears pale and lifeless। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ पे एशन का मतलब पता है क्या होता है, एशन का मतलब होता है पेल ग्रेइश, मतलब कि एक ऐसा चेहरा जिसपे चमक ही नहीं है। वो जो एक जब हम यंग होते हैं हमारे चेहरे पे एक चमक होती है, एक चांदनी सी होती है, वो चमक ही इनके चेहरे पे नहीं है, वो कलर ही इनके चेहरे पे नहीं है। इनका जो चेहरा है वो वक्त के साथ एज के साथ जो है थोड़ा सा फीका पड़ गया है। तो एशन जो है वो बिल्कुल जो है वो पेल कलरलेस जो है यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है, जो कि इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेथ को जो है वो इंप्लाई कर रहा है कि उनका चेहरा बिल्कुल एकदम मुरझाया हुआ सा लग रहा है।
वो और किस तरीके से मुरझाया हुआ लग रहा है, किस तरीके से कलरलेस लग रहा है, कॉप्स की तरह। यहाँ पे कॉप्स का मतलब क्या होता है? कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। एक डेड बॉडी जब होती है, तो डेड बॉडी का जब आप चेहरा देखते हो तो उसमें कोई रंगत नहीं होती है। वो जब ड्राइव कर रही है ना, अपनी माँ को साइड देखते है, एकदम से यूं डर आता है उसके मन में कि यार मेरी माँ के चेहरे पे तो चमक ही नहीं है। मतलब कि वो धीरे 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 जो है डेथ की तरफ अप्रोच कर रही है। ये फीलिंग उनके मन के अंदर आती है। तो जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर यही दे रखा है कि वो चेहरे को देखते रंगत नहीं है, तो एकदम से उनको पेन रियलाइज होता है, बहुत ज्यादा। क्या? बहुत ज्यादा पेन उनको रियलाइज होता है। अब यहाँ पे देखना, फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूँ तो एक है अपनी सिमिली और एक है अपनी इमेजरी। देखो सबसे पहले मैं सिमिली की बात करता हूँ। सिमिली देखो, मैं थोड़ा सा इसको फनी वे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने गाना सुना होगा, चांद सी महबूबा हो मेरी, कभी ऐसा मैंने सोचा था। तो मैंने क्या बोला? चांद सी महबूबा हो मेरी, मतलब कि चांद जैसी हो, है ना। महबूबा शुड बी लाइक चांद, महबूबा लाइक चांद, है ना। मैंने कंपेयर किया लाइक लगा के। तो ध्यान रखना, सिमिली के अंदर क्या होता है, जब कभी भी आप लाइक या फिर एज लगा के किसी को कंपेयर कर देते हो कि महबूबा शुड बी लाइक चांद, महबूबा चांद जैसी होनी चाहिए, तो वहां पे हमारी फिगर ऑफ स्पीच क्या आती है? सिमिली आती है। इमेजरी क्या होती है बेटा? इमेजरी होता है जब आपने कोई लाइन पढ़ी, तो आपके जो 5 सेंसेस होते हैं कि भाई आपका सुनना, आपका देखना, आपका बोलना, टेस्ट करना, ये जो 5 सेंसेस आपके होते हैं, जब ये एक्टिव हो जाते हैं किसी लाइन को पढ़ के, तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच क्या आती है? इमेजरी आती है। तो पोएट्स जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, अपनी पोएम्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर इमेजरी भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि रीडर जो है उसको इमेजिन कर सके। उसको हम इमेजरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मतलब कि उनका चेहरा जो है वो कॉप्स की तरह दिख रहा है, कॉप्स की तरह, लाइक। तो लाइक और एज लग गया, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या निकली हुई है? इस लाइक, यहाँ पे इस लाइन के अंदर अपनी सिमिली निकली हुई है बेटा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इमेजरी देखो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर फेस एशन एंड लाइक अ कॉप्स क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज। यहाँ पे इसी लाइन के अंदर जो है ना, इन दोनों लाइनों के अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच हमारी सिमिली तो आ रही है, इमेजरी भी आ रही है। हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि हाँ, एक मुरझाए हुए चेहरे की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक अपने को समझ में आ रहा है। फिर आगे चलते हैं। that she was as old as she looked but soon put that thought away and। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना कुछ कुछ बातें जैसे अधूरी सी रह रही है, तो वो आगे मैंने समझाई भी है, और एनसीईआरटी के अंदर बात यहीं पे खत्म हो रही है, तो मैंने इतना ही रखा हुआ है ताकि पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब क्या हो रहा है कि वो रियलाइज करती है, उनको पेन जब मन में आता है ना, उनके मन में क्या पेन आता है कि यार वो जितनी दिख रही है ना, मतलब जितनी उनकी एज हो गई है, उनकी एज क्या है? 66। क्या वो 66 की एज की हो गई है? तो उनके चेहरे पे भी वो 66 वाला जो होता है एज के अंदर, वो चीज झलक रही है। तो अब उनको फील हो रहा है कि नहीं यार, मेरी माँ जो है बूढ़ी हो रही है और इनकी एज भी इतनी हो गई। पर एकदम से बोलते हैं ना 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 ना, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये नहीं सोचूंगी। इंसान हमेशा से पॉजिटिव ही सोचना चाहता है, सब कुछ अच्छा ही सोचना चाहता है। तो यहाँ पे जो है, मैंने क्या बोला था थीम में, मैंने आपको क्या बताया था कि वो सब कुछ होप करता है एक इंसान के सब कुछ अच्छा ही हो। तो यहाँ पे वो होप करे ना ना ना, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं नहीं सोचूंगी, मैं सब कुछ अच्छा सोचूंगी। तो यहाँ पे वो यही बता रहे कि यहाँ पे जो एज ओल्ड एज जो लिखा है, emphasizes the similarity between her appearance and her age। यहाँ पे एज ओल्ड एज जो है, उनकी अपीयरेंस और उनकी एज के अंदर सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, और एकदम से वो जो है क्या कहते हैं, उस थॉट से बाहर आते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगी। अब यहाँ पे जरा फिगर ऑफ स्पीच की मैं बात कर लेता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं बेटा अपना रिपीटिशन। रिपीटिशन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि एज ओल्ड एज अगर आप देख रहे हो, तो इसके अंदर एज और एज जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गई? रिपीटिशन हो गई। तो सर आपने तो अभी नहीं बताया था कि जो है तो हमारा सिमिली के अंदर भी एज आता है। ना 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 ना, मैंने बोला, लेट्स से मैंने बोला क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड एज चांद। ठीक है, मैंने गर्लफ्रेंड एज चांद बोला, या फिर मैंने बोला कि गर्लफ्रेंड शुड बी लाइक चांद। ठीक है, मैंने ये बोला। तो यहाँ पे जो है एज और लाइक से मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, मैंने गर्लफ्रेंड को कंपेयर कर दिया। ठीक है, पर एज और एज दो बार अगर रिपीट हो रहे हैं, या कोई भी वर्ड 2 या 3 बार लाइन के अंदर रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीटेशन होता है। इन दोनों के अंदर फर्क है। सिमिली और रिपीटेशन के अंदर आपको फर्क समझना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे एज और एज आ रहा है, तो अपना रिपीटेशन हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई एकदम से बोलते कि ना 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 ना, मुझे इस थॉट के अंदर नहीं आना। चलते अब जरा आगे क्या करते हैं। Looked at the young trees sprinting and the married children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards। अब उसके बाद आगे की बात ऑब्वियसली आगे ही पढ़ेंगे। अब जैसे ही वो सोच रहे कि ना मैं ये नहीं सोचूंगी, वो बाहर देखती है।
वो बाहर क्या देखती है कि यंग ट्रीज जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि जैसे वो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो अब गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो पेड़ हमें इस डायरेक्शन में आते हुए दिखते हैं, तो पेड़ क्या कर रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, स्प्रिंट मतलब भाग रहे हैं। तो यहाँ पे समझना एक चीज, अब यहाँ पे उसके बाद आगे क्या लिखा, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे हैं मैरी चिल्ड्रन मतलब कि यंग बच्चे, यंग जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर छलक रहे हैं। छलकने का क्या मतलब हो गया, इस बात को जरा समझना, क्योंकि ये जो है ना ये फिगर ऑफ स्पीच अक्सर लोगों को समझ में आता नहीं है। मैं ब्लैक स्क्रीन लेना चाहूंगा और आपको इस बात को ना बहुत प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, छलकने का मतलब क्या होता है, हमने सर अक्सर छलकने का मतलब यही देखा है कि सर मान लो ये अपना एक ग्लास है, ठीक है, ये अपना एक ग्लास है, हाँ जी सर बिल्कुल ये अपना ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर पानी जो है सर बिल्कुल ऊपर लबालब भरा हुआ है, ठीक है, यही बिल्कुल लबालब भरा हुआ है ऊपर तक, अप टू द ब्रिम तक पानी एकदम भरा हुआ है। जैसे इसके अंदर मैंने एक बूंद भी पानी डाला ना सर, तो पानी इसमें से बाहर छलकता है, पानी ग्लास में से किसी बर्तन में से बाहर जो है छलकता है, लिक्विड छलकता है। बच्चे थोड़ी छलकते हैं, बच्चे तो नहीं छलकते ना, बच्चे तो घर से बाहर आते हैं, लेकिन उन्होंने स्पिलिंग वर्ड इस्तेमाल किया है, उन्होंने जो है वो छलकने को इस्तेमाल किया है। अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे एक वर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बोला सिमिली, ठीक है, सिमिली के अंदर क्या होता है, कंपेयर किया जाता है कि ए जो है वो बी की तरह है ना, ए जो है बी की तरह है, या मैं बोल सकता हूँ कि ए एज बी की तरह, कंपैरिजन होता है। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है बेटा अपना मेटाफर, क्या होता है, मेटाफर, ध्यान से समझना, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। अगर मैंने आपको मेटाफर बोला तो मेटाफर का मतलब होता है कि ए ही मेरा बी है, ए ही मेरा बी है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ए बी की तरह है, लेकिन मेटाफर के अंदर मैं डायरेक्ट कंपेयर कर देता हूँ कि भाई ये ए ही मेरा बी है। सिमिली के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है बेटा, उन्होंने जो स्पेलिंग लिखा है इसका मतलब है कि उन्होंने जो घर है, घर, उसको ग्लास डायरेक्ट बोल दिया कि जो मेरा घर है ना वही मेरा ग्लास है, ऐसे करके उन्होंने जो है घर को ग्लास माना है, इसलिए वहां पे मेटाफर भी एक फिगर ऑफ स्पीच लगती है। दिखाता हूं अभी, आ जाओ जरा। तो देखो भाई, अब मैं क्या कह रहा था, मैंने आपको ये बोला कि लुक एट द यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। वो ये देख रहे हैं कि भाई ट्रीज जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, भागते हुए जो है उसकी उनकी डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो जरा एक बार इसको रीड करो भाई, क्या क्या लिखा है। द स्पीकर लुक आउट एट द कार विंडो, नोटिस द वाइब्रेंट लाइफ अराउंड देम। अब जो है स्पीकर खिड़की के बाहर देखते हैं, और जो बाहर जो कलरफुल ऐसी लाइफ जिसके अंदर जान है उसको फील कर रहे हैं। वो क्या क्या देख रही है कि यंग ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं। यंग ट्रीज क्यों लिखा है, कि हरे भरे ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं। भागने से मतलब क्या हो गया कि वो इधर अगर डायरेक्शन में जा रही है तो पेड़ उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब कि वहां पे बाहर, खिड़की के बाहर, खिड़की के बाहर क्या है, एनर्जी है, खिड़की के अंदर क्या है, लाइफ लेस हो रखी है। दोनों ही दृश्यों के अंदर क्या है, कंट्रास्ट है, अलग अलग है। खिड़की के बाहर फुल एनर्जी, खिड़की के अंदर कम एनर्जी, ऑलमोस्ट डेड। तो एक बंदा यहाँ बैठा, इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है, इधर दोनों बड़ा ही कंट्रास्टिंग सा उसको दिख रहा है। तो वो क्या क्या देखते हैं कि बाहर ट्रीज जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, जो कि एक मेटाफर है, ठीक है। अब उसके बाद ये मैरी चिल्ड्रंस आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी चिल्ड्रंस, यंग चिल्ड्रंस जो है उनके अंदर ही बहुत एनर्जी होती है, वो बिल्कुल खिलखिलाते हुए ये करते हुए बाहर खेल रहे हैं। उनके अंदर वो लाइफ देख रही है, एनर्जी देख रही है, ठीक है, जॉयफुलनेस देख रही है, जो कि एक शार्प कंट्रास्ट दिखा रहा है। दोनों के बीच में, दोनों दृश्य के बीच में शार्प कंट्रास्ट है, जो कि जो है रियलाइज करती है, मतलब कि उसकी माता का जो एजिंग हो रहा है उसको रियलाइज करती है कि यार बाहर इतनी एनर्जी और मेरी माता जी जो है वो अब एज पकड़ रही है। ये चलते चलते ड्राइव करते करते कमला दास फील कर रही है। हाउ एवर आफ्टर गोइंग टू द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब यहाँ पे अलग सी लाइन होगी, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। अब वो क्या होता है कि ड्राइव करते करते क्या कहते हैं अपने सिक्योरिटी चेक पे पहुंच जाती है, तो अब उनकी माता जी थोड़ी दूर खड़ी हैं और कमला दास जी थोड़ी सी दूर खड़ी हैं, अभी तक बस यही है, फ्यू यार्ड्स उनसे दूर खड़ी है। तो यहाँ पे स्पेलिंग का मतलब होता है ओवरफ्लो कर देना, छलका देना, जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसके अगर मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात करता हूँ तो फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर हो रहा है क्या, देखो, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और इमेजरी। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। जैसे कि आपने गदर मूवी का ये वो डायलॉग सुना है, जय धरती मेरी माँ है, सुनना मेरी बात, जय धरती मेरी माँ है, सुनील शेट्टी कहते हैं, बड़ा फेमस डायलॉग है। तो धरती माँ प्रैक्टिकली तो नहीं बन सकती, मतलब समझ रहे हो, ह्यूमन ही ह्यूमन की माँ बनेगी, बट हम जो है ह्यूमन जैसे कैरेक्टर्स नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं। जब कभी भी हम ह्यूमन के कैरेक्टर्स नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं तो वहां पे राइटर्स अपनी लिखाई के अंदर क्या है, पर्सोनिफाई करता है चीजों को। जब ह्यूमन के कैरेक्टर्स नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं, तब आप बोलोगे सर धरती तो लिविंग चीज नहीं है।
अरे जनाब लिविंग चीज है बट ह्यूमन के कैरेक्टर्स हमने दे दिए, समझ लो, भावना को समझना, ह्यूमन के कैरेक्टर्स दे देना। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज जो है मेरा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है माना, बट पेड़ भागते नहीं है भाई, पेड़ जो है भागते नहीं, वो खड़े खड़े ही अपना जो है करते। पर यहाँ पे उन्होंने यंग ट्रीज को स्प्रिंट करवाया है, भागते हुए दिखाया है, मतलब कि ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग के अंदर हमारा क्या है बेटा, पर्सोनिफिकेशन है, बात दिमाग में रहेगी। उसके बाद मेटाफर, देखो मेटाफर मैंने आपको क्या बोला कि भाई चिल्ड्रंस जो है वो घर से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है एक मेटाफर भी अपने को जो है देखने को मिलता है, प्लस इमेजरी भी होती है हमारी, हम विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि भाई बाहर जो है विविड इमेज हमें दिखते हैं, यूथ, एनर्जी, जॉय, जो कि कंट्रास्ट करती है अर्ली सीन ऑफ हर मदर्स एजिंग का। ठीक है, तो इमेजिनेशन भी आती है, बाहर देख के एनर्जी लिख रही है, यहाँ पे जो है जो उसकी माँ के बारे में उन्होंने पहले सोचा था कि भाई उनकी माता एजिंग हो रही है, तो यहाँ पे तीनों हमारे जो है वो फिगर ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल हो रखे हैं। अब क्या होता है कि भाई बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। यहाँ पे वो क्या कह रही है, जब सिक्योरिटी चेक पे थोड़ा सा दूर होके खड़े होके देखती है तो वो अपनी माँ को वापस से देखती है। वो कैसी दिख रही है, वैन दिख रही है, वो पेल दिख रही है। अब यहाँ पे भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको टोटोलॉजी बोलते हैं, देखना, वैन और पेल दोनों का मतलब एक ही है, समझना, वैन और पेल। वो चाहती तो अगर सिर्फ वैन लिख देती तब भी बात उतनी समझ में आती ना, आती, हाँ हाँ सर बिल्कुल आती, पर उन्होंने सिनोनिम्स लिखे हैं आसपास। इसका मतलब होता है कि वो जो है उस बात पे बहुत ज्यादा एम्फासाइज करने की कोशिश कर रही है कि मेरी माँ मुझे बिल्कुल कलरलेस दिख रही है यार, बहुत ज्यादा कलरलेस दिख रही है। वैन मतलब सिकली, बिल्कुल पेल, लुकिंग वीक, बहुत कमजोर दिख रही है। उन्होंने दो शब्द लगाए, एनर्जी डाली, फोकस डाला उस बात पे कि तुम देखो मेरी माँ, मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा वीक फील हो रही थी। कैसी वीक फील हो रही थी, एक ऐसा चांद जो कि विंटर में, जो विंटर में नहीं आता, लेट विंटर मून होता है, कि एक ऐसा चांद जिसमें चांदनी ही नहीं है, समझ लो, कि भाई ठंड के अंदर जो चांद आता है उसके आगे बादल भी होते हैं, उसके अंदर उतनी चमक नहीं होती, उसके अंदर उतनी चांदनी नहीं होती है, ठीक है। और उसको जो है उसका बचपन का जो एक है, जो डर है, जो क्या कहते हैं, दुख, जो पेन है, वो जो डर है उसके बचपन का, वो उसके दिमाग में वापस से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक का मतलब होता है परसिस्टेंट डल पेन, ठीक है, इमोशन हर्ट। तो ये सारी बातें वही लिखी है यहाँ पे, आप एक बार इसको रीड भी करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब जरा फिगर ऑफ स्पीच की तरह लेके चलता हूं बेटा। फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, इसके अंदर है एक तो हमारा सिमिली, पेल एज लेट विंटर मून, यहाँ पे जो लिखा है ना पेल एज लेट विंटर मून, इसके अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच है हमारा क्या, सिमिली, कि भाई वो जो है कलरलेस दिख रही थी उस ठंड के मौसम के चांद के जैसी। तो ठंड के मौसम का जो चांद होता है उसके अंदर चांदनी ही नहीं होती है, समझ रहे हो, तो जो जैसा एज लाइक लगता है तो क्या आता है, सिमिली आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा टोटोलॉजी। देखो ये दो वर्ड्स जो है वो सेम ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे तरीके की राइटिंग को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे टोटोलॉजी उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया हुआ है। फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, देखो हमने जो है विंटर को, जो हमारा मून है, ठीक है, उसको लेट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। भाई लेट जानवर तो आता नहीं है, लेट तो ह्यूमन ही आता है। यहाँ पे हमने मून को लेट जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच दे रखी है, तो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है लेट आने की, तो यहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन भी है, लेट विंटर मून के अंदर अपना पर्सोनिफिकेशन भी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब ये देख सकते हो कि भाई फ्यू यार्ड्स दूर जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई अपनी माँ को देख रही है, और वही उनके मन के अंदर चाइल्डहुड फियर जो है वो वापस आ रहा है। लेकिन जब वो चाइल्डहुड फियर उनके मन के अंदर वापस आ रहा है, वो अपना जो है वो डर भी शो कर सकती थी, अपना फेस मुरझाया हुआ भी कमला दास जो है शो कर सकती थी, बट ना 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 ना, वो ऐसा नहीं करती हैं। वो क्या कहती है, बट ऑल आई सैड वाज, सिर्फ उन्होंने एक ही बात कहा, सी यू सून अम्मा, मैं तुमको जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। वो ऐसा क्यों कहती है, मन के अंदर डर है, मन बिल्कुल भारी हो रहा है, लेकिन फिर भी अपनी माँ को ये बोल रही है कि माँ मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। ये है एक तरीके की रीअश्योरेंस देना कि हाँ माँ मैं तुमसे बिल्कुल मिलूंगे, हम वापस से मिलेंगे, ताकि खुशी खुशी उनकी माँ भी वापस जाए और वो भी खुशी खुशी वापस जाए। वो अपनी माँ को अगर दुख होकर खड़े होकर रोती, आंसू दिखाती, तो उनकी माँ और वीक पड़ती, उसको ये लगता कि मेरी माँ ऑलरेडी जो है एज पकड़ चुकी है, वो वीक हो रही है, और अगर मैंने उनको ऐसा दर्शा दिया तो वो और ज्यादा वीक हो जाएंगी। तो ये फीलिंग उनको ना दे, इसलिए उन्होंने क्या बोला, सी यू सून अम्मा। अब यहाँ पे देखो उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, अम्मा। इनकी लिखावट में मिट्टी की खुशबू है, इंडियन टेस्ट है, यही बात मैं आपको फील करा रहा था स्टार्टिंग के अंदर। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, टक 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 टक, मतलब कि वो कहता है कि वो सिर्फ हंसती रही, हंसती रही और हंसती रही।
यहाँ पे इसको कहते हैं एलिप्सिस। क्या कहते हैं? एलिप्सिस। वो कहना बहुत कुछ चाहती हैं बट वो सिर्फ स्माइल करते रहे, स्माइल करते रहे, स्माइल करते रहे। यही सारी चीजें जो है यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो सी यू सून अम्मा जो है विच इज अ जेंटल एंड रीअश्योरिंग फेयरवेल, ये जेंटल और रीअश्योरिंग फेयरवेल था। और ये जो अम्मा है ये इंडियन लैंग्वेज के अंदर हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीचेस की अगर मैं बात कर लूँ बेटा आप लोगों से, तो सबसे पहले जो इसके अंदर आ रहा है रिपीटिशन, जैसे कि ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो स्माइल 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 अपना एक रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया। देन उसके बाद एलिप्सिस, एलिप्सिस जो है वही ये एंड वाले ही अपने एलिप्सिस होता है कि मतलब वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं बट इमोशन जो है बिल्कुल दबा लेते हैं। देखो, द यूज ऑफ द एलिप्सिस एट द एंड क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ अनफिनिश्ड थॉट और लिंगरिंग इमोशन, लीविंग अ रीडर्स विद अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनरिजॉल्व फीलिंग्स। मतलब कि वो बिल्कुल अभी जो है बहुत कुछ कहना चाहती थी बट वो नहीं उन्होंने यहाँ पे कहा। देन उसके बाद यहाँ पे आयरनी, आयरनी जो होता है कि भाई आपने बात कुछ और कही बट उसका मीनिंग कुछ और ही जो है निकल के आ जाता है। देखो, सी यू सून अम्मा, यहाँ पे उनके अगर मैं मन की बात करूं, मन के अंदर क्या चल रहा है? मन के अंदर बहुत मन भारी है कि अरे यार मेरी माँ जो है वो एज पकड़ रही है, लेकिन फिर भी क्या कहती है, रीअश्योरेंस दे रही है, बिल्कुल उल्टा विपरीत जवाब दे रहे हैं कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। तो यहाँ पे आयरनी है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट जो है वो कंप्लीट अपोजिट ऑफ द फियर एंड द पेन पोएट फील्स, जो वो पेन फील करती हैं उसका बिल्कुल उल्टा ही वो अपने माँ को कहती है। तो यहाँ पे आयरनी है। ठीक है बेटा, तो ये थी अपनी प्यारी सी पोअम। पूरी पोअम हमने बहुत अच्छे से समझ ली। अब इसके मॉरल वैल्यूज देख लेते हैं। देखो मॉरल वैल्यूज क्या है? वी शुड लव एंड केयर आवर पेरेंट्स, हमें जो है हमारे पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए, केयर करना चाहिए, स्पेशली व्हेन दे ग्रो ओल्ड, स्पेशली जब वो जो है वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ यार, लोग ना अपने बूढ़े माँ बाप को जो है वो कहीं पर भी छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। मतलब ये कैसी चीज़ है? एक माँ एक बाप जिसने पूरी जिंदगी है ना अपना सब कुछ लगा के एक बच्चे को बड़ा कर दे, और वो बच्चा जो है जब एक्चुअल में वक्त आता है अपने माँ बाप को संभालने का, वो कहीं उसको छोड़ आए। मतलब कहाँ जगह मिलेगी ऐसे इंसानों को? मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द खत्म हो जाते हैं, गालियाँ ही निकलती है बस, शब्द खत्म हो जाते हैं। यार एनीवेज, वी मस्ट वैल्यू एवरी मोमेंट इन आवर फैमिली बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन। हमें जो हमारी फैमिली के अंदर हर एक जो मूवमेंट है उसको बहुत वैल्यू करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना बच्चे, आज से 2 साल पहले के अगर आप भूपेंद्र सर देखोगे और आज अब के वाले भूपेंद्र सर देखोगे, इसमें बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का फ़र्क आया है। मैंने कभी किसी को खोने का जो पेन था ना वो फील किया ही नहीं था, बट द मोमेंट व्हेन आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर, तब जाके मुझे एक्चुअल में रियलाइजेशन हुआ कि यार इंसान जब लाइफ से जाता है तो कितना दुख होता है। अब मैं फैमिली के अंदर हर एक इंसान को समय देता हूँ, मैं काम भी मैनेज कर लेता हूँ और मैं जो है अपने फैमिली को भी मैनेज कर लेता हूँ। ये बैलेंस जो है मेरे बीच में अब आ चुका है। ये एक्चुअली मैंने सीखा है बहुत बहुत मेहनत। मतलब मैं पहले मैं क्या करता था, सारा दिन काम ही कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट मैं रियलाइज़ क्या हुआ, मैं क्या करूँ ऐसे काम करके भाई जब मैं फैमिली को समय नहीं दे सकता। तो वो चीज़ है। एजिंग इज नेचुरल एंड वी शुड एक्सेप्ट इट विद अंडरस्टैंडिंग। एजिंग जो है वो नेचुरल होती है और हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई इंसान जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा ही। फिर उसके बाद सिंबलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्या सिंबलाइज कर रही है? मदर का जो पेल फेस है, मदर का जो मुरझाया हुआ कलरलेस फेस है, वो ओल्ड एज को, वीकनेस को और फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन को जो है वो दर्शा रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। यंग ट्रीज जो स्प्रिंट कर रहे थे वो यूथ, एनर्जी, लाइफ मूविंग फॉरवर्ड को दर्शा रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वाइब्रेंट है सारी चीज़ें, तो वो यंग ट्रीज उसको दर्शा रहे हैं। हैप्पी मैरिज चिल्ड्रंस जो थे वो होप दर्शा रहे थे, न्यू बिगनिंग्स दर्शा रहे थे एंड द साइकिल ऑफ लाइफ जो है वहाँ पे सिंबलाइज कर रहे थे। ठीक है, वहीं पोएट की जो स्माइल है वो सिंबलाइज कर रही थी उसका जो फियर जो उसने छुपाया था। ठीक है, और ताकि वो होपफुल रहे उसकी मदर के लिए कि हाँ भाई अगली बार तो हम मिलेंगे। ये जो है वो यहाँ पे पोएट की स्माइल दर्शा रही थी। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल जो था ना, वो ये 3 स्माइल यही थे कि वो जो है अपने फियर को हाइड कर रही थी और वो होपफुल थी, वो खुद भी अपने को होप देना चाह रही थी कि मैं मिलूंगी अपनी माँ से। ठीक है, और माँ भी उनसे जो है वो बात वापस से मिलेंगी बेटा। अब अगर मैं इस टाइटल की बात करूँ तो माई मदर एट 66 जो है वो क्या है? द होल पोएम इज अबाउट पोएट्स फीलिंग अबाउट आफ्टर सीइंग हर मदर्स ग्रोइंग ओल्ड। जो पोएम है वो प्रॉपर हमें यही बता रही है कि भाई जो पोएट की फीलिंग है उसकी माँ को देखने के बाद, वो सारी फीलिंग इसके अंदर है। उसकी मदर की जो एज है जो कि 66 की एज है, वो रियलिटी उसकी एज की जो है उनके चेहरे पे जो है दिख रही थी। द फियर ऑफ सेपरेशन एंड द डीप लव बिटवीन मदर एंड डॉटर, ये जो है जो डर है खोने का और जो माँ और बेटी के बीच में प्यार है, वही सारी चीज़ें जो है ये पोएम हमें दिखा रही है। यही जो टाइटल है यही मेन थीम इस पोएम की है, तो ये टाइटल यहाँ पे प्रॉपर फिट बैठता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अगर कोई और टाइटल हो सकता था तो मैंने डाला है कि भाई यहाँ पे मैं डाल सकता था गुड बाय विद अ स्माइल।
ठीक है, यहाँ पे मैं इस पोम का टाइटल ये भी रख सकता था, गुड बाय विद अ स्माइल। ठीक है, द टाइटल परफेक्टली कैप्चर्स द पोम्स मेन मूवमेंट। ठीक है, मेन मूवमेंट जो हमारा एंड वाला वही मेन मूवमेंट है, उसके अंदर इस टाइटल के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो कैप्चर हो जाती है। द पोएट्स इमोशनल गुड बाय टू हर मदर, जो पोएट का इमोशनल गुड बाय था अपनी मदर के लिए, वो इट शोज बोथ हर लव एंड हर हिडन फियर, उसका जो प्यार और उसका जो हिडन फियर है वो प्रॉपर इसके अंदर शो हो जाता है इस टाइटल के अंदर, while also lighting how she forces herself to smile to give hope। और ये भी जो है वो हाईलाइट हो जाता है इसके अंदर कि वो जो है अपने आप को कितना फोर्स करती है कि खुद को स्माइल करने के लिए, खुद को होप देने के लिए, कि उसकी बूढ़ी माँ जो एज पकड़ रही है वो फिर भी खुद को जो है होप दे रही है, खुद को स्माइल दे रही है। तो इस तरीके का टाइटल भी जो हम इसका फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, और आपको जो नोट्स है इसी पोएम के वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को हमारा हैशटैग याद याद ही रहेगा, दैट इज़ रियाज ही राज है। क्यों? क्योंकि जब आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करोगे और लोग आपसे राज पूछेंगे तो आप उन्हें बोलना कि रियाज मतलब कि मेरी मेहनत ही मेरा राज है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड